एक बहुत ही हाई स्टेक सिनेरियो इमेजिन करते हैं। मान लेते हैं कि एक बड़ा कार्गो शिप समंदर के बिल्कुल बीचों बीच है और उस शिप पर लगभग 500 करोड़ रुपए का सामान लदा हुआ है। राइट। और अचानक वहां एक भयानक तूफान आ जाता है और वो शिप उस सारे सामान के साथ समंदर की गहराइयों में डूब जाता है। बिल्कुल। अब अगर लॉजिकली सोचें तो इतने बड़े नुकसान के बाद उस सामान को भेजने वाली कंपनी को तो तुरंत बैंकरप्ट हो जाना चाहिए था। हाँ, मतलब इतना बड़ा फाइनेंशियल झटका अब कोई भी आम बिजनेस कैसे झेल सकता है? वही तो। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि वो कंपनी बैंकरप्ट नहीं होती। वो अगले दिन फिर से अपना नया कंसाइनमेंट पैक करती है और उनका बिजनेस वैसे ही चलता रहता है। तो ये कैसे संभव है? यही हमारा आज का सवाल है। मॉडर्न बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड और बैंकिंग सिस्टम का ये जो पूरा पहिया है, ये इतने आराम से कैसे घूम रहा है? इसका जवाब सिर्फ किसी बैंक बैलेंस या किस्मत में नहीं छुपा है। राइट। इसका जवाब एक लगभग 150 साल पुराने एक अदृश्य लीगल सुरक्षा कवच में छुपा है। एक ऐसी इनविजिबल सेफ्टी नेट जिसके बिना इस दुनिया में कोई भी बड़ा कमर्शियल रिस्क लेना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी सुरक्षा कवच को डिकोड करने वाले हैं, जिसे कानून की भाषा में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या क्षतिपूर्ति का अनुबंध कहा जाता है। हाँ, और हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के चैप्टर 8 के तहत आने वाले इस कॉन्सेप्ट की गहराइयों में जाएंगे। हम विशेष रूप से सेक्शन 124 और 125 के फ्रेमवर्क को समझेंगे, इसके नेचर को देखेंगे और ये जानेंगे कि इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। क्योंकि देखिए, ये सिर्फ वकीलों के लिए या लीगल किताबों में बंद कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो किसी भी तरह के फाइनेंशियल रिस्क से जुड़ा है। बिना रिस्क कवर के तो कोई बड़ा बिजनेस चल ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस कॉन्सेप्ट की बुनियाद से। हाँ, कि आखिर ये इंडेमनिटी शब्द आया कहाँ से है और ज्यूरिस्प्रूडेंस या विधि शास्त्र इसे कैसे देखता है। तो शब्द की जो जड़ें हैं वो एक लैटिन टर्म में मिलती हैं, इंडेमनिस। इंडेमनिस। इसका मतलब क्या होता है? इंडेमनिस का सीधा सा मतलब होता है अनहार्म्ड या नुकसान रहित। अच्छा। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां किसी को कोई चोट या फाइनेंशियल नुकसान ना पहुंचा हो। राइट। जब हम इसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के चश्मे से देखते हैं तो इसका जो कोर फिलोसॉफिकल मकसद है वो समझ आता है। और वो मकसद क्या है? इसका मकसद किसी को अमीर बनाना नहीं है, बल्कि किसी को उसकी पुरानी फाइनेंशियल स्थिति में वापस लाकर खड़ा करना है। मेक सेंस। मतलब एक पार्टी अपना रिस्क उठाकर किसी और के कंधों पर डाल देती है। हाँ, और दूसरी पार्टी उस रिस्क को अपने ऊपर लेने का वादा करती है। तो अगर हम इंडियन लॉ की बात करें तो सेक्शन 124 इसे कैसे डिफाइन करता है? सेक्शन 124 ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सटीक शब्दों में परिभाषित किया है। ये कहता है कि ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जहां एक पार्टी दूसरी पार्टी को उस नुकसान से बचाने का वादा करती है जो खुद प्रॉमिसर, यानी जो वादा कर रहा है उसके आचरण से हुआ हो। हाँ, प्रॉमिसर के कंडक्ट से या फिर किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के कंडक्ट से हुआ हो। ओके। तो इस परिभाषा को ध्यान से देखा जाए तो इसमें स्ट्रिक्टली सिर्फ दो ही पार्टीज होती हैं। बिल्कुल। एक होती है इंडेमनीफायर, यानी वो पार्टी जो नुकसान की भरपाई करने का वादा कर रही है, जो रिस्क की गारंटी ले रही है। और दूसरी पार्टी होती है इंडेमनिफाइड या जिसे इंडेमनिटी होल्डर भी कहा जाता है, जिसको ये सुरक्षा दी जा रही है। राइट। इसको एक बहुत ही आम सी एनालॉजी से समझते हैं। हाँ, बताइए। ये कॉन्ट्रैक्ट ना बारिश के मौसम में एक छाते यानी अम्ब्रेला की तरह काम करता है। अच्छा, वो कैसे? आपको भीगने से बचा लिया जाएगा। हाँ, ये तो है। जब तक आसमान साफ है छाता खोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जैसी बारिश की पहली बूंद गिरती है, यानी जैसे ही नुकसान होना शुरू होता है, वो छाता तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ये बहुत ही बढ़िया एनालॉजी है। और यही एक्टिवेट होने वाला नेचर हमें इस कॉन्ट्रैक्ट की एक बहुत ही जरूरी कड़ी की तरफ ले जाता है। मतलब इसके लीगल नेचर की तरफ? हाँ, कानून में इसे समझने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही सेक्शन 31 को देखना पड़ता है। सेक्शन 31? जी। वो तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में है ना? एग्जैक्टली। सेक्शन 31 के तहत इंडेमनिटी एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब ये किसी ऐसी घटना पर निर्भर करता है जो भविष्य में हो भी सकती है और नहीं भी। राइट। यानी इंडेमनिफायर की जो लायबिलिटी है वो तब तक जीरो रहती है जब तक वो तयशुदा घटना या नुकसान असल में घटित ना हो जाए। बिल्कुल सही। बिना बारिश के छाते का कोई इस्तेमाल नहीं है। लेकिन कानूनी रूप से इस छाते को वैलिड कैसे बनाया जाता है? क्योंकि कोई भी रैंडम बातचीत तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकती ना। हाँ, आखिरकार ये कॉन्ट्रैक्ट है,
तो इस पर वो सारे बुनियादी नियम लागू होते हैं जो किसी भी आम कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं। मतलब सेक्शन 10 की रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए? बिल्कुल, दोनों पार्टीज की आजाद सहमति यानी फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरह से लॉफुल होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक सवाल उठाना चाहूंगी। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है ए, उसने बी से कहा कि तुम जाकर सी को बुरी तरह पीटो, ओके। और ए कहता है कि अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ा या फाइन लगाया तो मैं तुम्हें इंडेमनिफाई करूंगा। तो क्या ये कानूनन मान्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से वॉइड है। सॉन कर देंगे। वही तो, इसलिए इंडेमनिटी हमेशा एक लॉफुल पर्पस के लिए ही लागू हो सकती है। और इसके साथ ही एक और एसेंशियल एलिमेंट है एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस। हाँ, बिना किसी एक्चुअल नुकसान के या बिना एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कोई क्लेम नहीं किया जा सकता। मतलब इसका उद्देश्य सिर्फ भरपाई करना है, ना कि सामने वाले को मुनाफा कमा कर देना। बिल्कुल, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। अच्छा, जब हम नुकसान के कारणों की बात करते हैं तो क्या हर तरह का नुकसान इस सेक्शन 24 में कवर होता है? यहाँ पर आकर मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। अगर हम सेक्शन 124 की भाषा को ध्यान से पढ़ें तो वो सिर्फ इंसान के आचरण की बात करता है। इंसान का आचरण मतलब ह्यूमन कंडक्ट। हाँ, और यहीं पर भारतीय कानून और अंग्रेजी कानून के बीच एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो क्या इंडियन लॉ बहुत नैरो है इस मामले में? बहुत नैरो है। भारतीय कानून सिर्फ और सिर्फ इंसानी आचरण, जिसे हम ह्यूमन एजेंसी कहते हैं, उससे हुए नुकसान को कवर करता है। रुको, इसका मतलब अगर प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो, जैसे बाढ़ या एक्सीडेंट या आग से, तो क्या वो सेक्शन 124 के दायरे में नहीं आते? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग नहीं आते। एक्ट ऑफ गॉड या नेचुरल डिजास्टर्स इसके दायरे से बाहर हैं। अरे, तो भारतीय कानून के हिसाब से जो फायर इंश्योरेंस होता है, क्या वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? लाखों लोग ये इंश्योरेंस लेते हैं। देखिए, तकनीकी रूप से वो सेक्शन 124 के तहत फिट नहीं बैठता। तो ये तो बहुत बड़ा लूप होल है। फिर तो पूरा इंश्योरेंस सेक्टर ही खतरे में आ जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए भारतीय अदालतों ने यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट लीगल अप्रोच अपनाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेक्शन 31 जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का है और इक्विटी के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके इसे लागू किया। अच्छा, मतलब सेक्शन 124 से बाहर निकालकर इसे एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट मान लिया। हाँ, क्योंकि फायर या मरीन इंश्योरेंस का जो बेसिक नेचर है वो इंडेमनिटी का ही होता है, भरपाई करना ही उनका मकसद है। तो इंग्लिश लॉ इस बारे में क्या कहता है? इंग्लिश लॉ बहुत ही ब्रॉड है, उसमें हर तरह का नुकसान शामिल है, चाहे वो इंसान से हुआ हो या आग और एक्सीडेंट से। ये तो काफी लॉजिकल लगता है। क्या इंडिया में इसे बदलने की कोशिश नहीं हुई? हुई ना। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 13वीं रिपोर्ट में ये साफ सुझाव दिया था कि भारतीय परिभाषा को इंग्लिश मॉडल के समान विस्तृत किया जाना चाहिए। राइट। लेकिन एक चीज और है, क्या लाइफ इंश्योरेंस इंडेमनिटी होता है? नहीं, लाइफ इंश्योरेंस कभी भी इंडेमनिटी नहीं होता। क्योंकि किसी इंसान की जिंदगी की कीमत नहीं लगाई जा सकती। प्रैक्टिकल सवाल ये आता है कि इंडेमनिफायर को पैसे कब देने होते हैं? मतलब लायबिलिटी कब शुरू होती है? हाँ, क्या नुकसान होने का इंतजार करना पड़ता है या अपनी जेब से पहले पैसे कटने का इंतजार करना पड़ता है? अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ेंगे तो वो इस बात पर पूरी तरह से मौन है। एक्ट में कुछ नहीं लिखा? नहीं, लायबिलिटी कब शुरू होती है इस पर एक्ट चुप है। तो फिर ये कैसे तय होता है? इसके लिए हमें एक लैंडमार्क केस को देखना पड़ता है, गजानन मुरेश्वर वर्सेस मुरेश्वर मदन, जो 1942 का बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला है। अच्छा, इस केस में क्या हुआ था? बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला दिया कि इंडेमनिटी होल्डर को एक्चुअल नुकसान होने या अपनी जेब से डैमेज चुकाने का इंतजार नहीं करना पड़ता। मतलब मुझे अपनी जेब से पैसे भरने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। जैसे ही आपकी लायबिलिटी एब्सोल्यूट या इमिनेंट हो जाती है, इमिनेंट मतलब जो बिल्कुल निश्चित और आसन्न है, जो होकर रहेगा। हाँ, तो जैसे ये तय हो जाता है कि आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, इंडेमनिफायर को आपको बचाना ही होता है। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। मतलब ये ऐसा है कि अगर आप किसी खाई में गिरने वाले हैं, हाँ, तो इंडेमनिफायर को आपको गिरने से पहले ही हवा में पकड़ना होगा। उसे आपके जमीन पर टकराने और हड्डियां टूटने का इंतजार नहीं करना है। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। ये कोर्ट ने भी यही कहा कि किसी को पहले फाइनेंशियल बर्बादी झेलने के लिए मजबूर करना न्याय नहीं है। राइट। और अगर लायबिलिटी तय हो गई है तो इंडेमनिटी होल्डर के पास कानूनी तौर पर क्या-क्या मांगने का अधिकार होता है? इसके लिए सेक्शन 125 में कुछ साफ अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि अगर इंडेमनिटी होल्डर अपनी अथॉरिटी के भीतर काम कर रहा है तो वो 3 चीजें वसूल सकता है। पहला,
वो सारे हर्जाने या डैमेजेस जो उसे किसी लीगल सूट में देने पड़े। ओके, और दूसरा वो सारे कानूनी खर्च यानी कॉस्ट ऑफ सूट जो उस केस को लड़ने में लगे। इसमें वकील की फीस वगैरह सब आ जाता है? हाँ, सब कुछ। और तीसरा, कोई भी राशि जो मामले के समझौते या कॉम्प्रोमाइज के तहत दी गई हो, बशर्त यह है कि वो समझौता समझदारी भरा हो। मेक सेंस। अब तक हमने जो बात की वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की थी जो लिखित होते हैं या एक्सप्रेस होते हैं। राइट। पर क्या बिना किसी लिखित कॉन्ट्रैक्ट के भी कोई बॉस या एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को इंडेमनिफाई करने के लिए बाउंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और इसे इम्प्लाइड इंडेमनिटी या अंतर्निहित क्षतिपूर्ति कहते हैं। ये कैसे काम करता है? क्योंकि सेक्शन 124 तो सिर्फ एक्सप्रेस वादों की बात करता है ना। हाँ, लेकिन भारतीय कानून इम्प्लाइड इंडेमनिटी को भी पूरी मान्यता देता है। इसका कोई उदाहरण है? जैसे प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता, ये सेक्शन 222 में कवर होता है। ओके। एक बहुत मशहूर केस है एडमसन वर्सेस जार्विस का। इसमें एक ऑक्शनियर ने क्लाइंट के कहने पर कुछ मवेशी या कैटल बेच दिए। अच्छा, और फिर? बाद में पता चला कि वो मवेशी उस क्लाइंट के थे ही नहीं। असली मालिक ने ऑक्शनियर पर केस कर दिया। अरे बाप रे। तो ऑक्शनियर को तो पैसे भरने पड़े होंगे। हाँ, लेकिन इसके बाद कोर्ट ने कहा कि चूंकि ऑक्शनियर ने वो काम क्लाइंट के कहने पे किया था, इसलिए उस आदेश में एक इम्प्लाइड इंडेमनिटी छुपी हुई थी। मतलब क्लाइंट को उस ऑक्शनियर की भरपाई करनी पड़ी। एग्जैक्टली। तो अगर कोई बॉस अपने कर्मचारी को कोई लीगल काम करने को कहता है और कर्मचारी फंस जाता है, तो बिना लिखित कॉन्ट्रैक्ट के भी बॉस को उसे बचाना होगा। 100%। यही इम्प्लाइड इंडेमनिटी की असली ताकत है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कमर्शियल दुनिया के एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इंडेमनिटी का एक कजिन भी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हाँ, और इन दोनों में अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसे सुलझाना जरूरी है। इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस पार्टीज का है। इंडेमनिटी में सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं और एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है। और गारंटी में? गारंटी, जो कि सेक्शन 126 में है, उसमें 3 पार्टीज होती हैं, क्रेडिटर, प्रिंसिपल डेटा और श्योरिटी। अच्छा, तो इसमें 3 अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। बिल्कुल। और दोनों का जो बेसिक मकसद है वो भी अलग है। वो कैसे? इंडेमनिटी का मकसद है नुकसान की भरपाई, रीइंबर्समेंट ऑफ लॉस, जबकि गारंटी का मकसद है क्रेडिटर को सुरक्षा देना। मतलब ताकि क्रेडिटर बिना डरे लोन दे सके। राइट। और इसी वजह से लायबिलिटी का नेचर भी बदल जाता है। लायबिलिटी का नेचर? हाँ, इंडेमनिटी में लायबिलिटी प्राइमरी होती है। मतलब डायरेक्ट उसी इंसान को पकड़ेंगे जिसने वादा किया है। हाँ, लेकिन गारंटी में जो श्योरिटी होता है उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी होती है। अच्छा, यानी जब मेन इंसान प्रिंसिपल डेटर लोन चुकाने में डिफॉल्ट करेगा, सिर्फ तभी श्योरिटी को पैसे देने होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। तो अगर मैं इसे समराइज करूं तो इंडेमनिटी एक सीधा सेफ्टी नेट है जो सिर्फ आपके लिए बिछाया गया है। अगर आप गिरें तो नेट आपको बचा लेगा। हाँ, जबकि गारंटी एक तरह का को-साइनर बैकअप प्लान है, जहां कोई तीसरा इंसान आपके लोन की जिम्मेदारी लेता है कि अगर आप नहीं दे पाए तो वो देगा। बहुत ही सटीक समरी है। यही दोनों का कोर डिफरेंस है। तो आज के इस डीप डाइव में हमने काफी कुछ डिकोड किया। हमने सेक्शन 124 की वो नैरो परिभाषा समझी और ये भी देखा कि भारतीय और अंग्रेजी कानून में ह्यूमन एजेंसी को लेकर क्या अंतर है। राइट। और गजानन मोरेश्वर केस से हमने ये भी जाना कि लायबिलिटी के लिए खाई में नीचे गिरने का इंतजार नहीं करना है। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब लेकिन सोचने वाला सवाल आ रहा है। बताइए, क्या सवाल है? देखिए, चूंकि हमारा जो भारतीय कानून है सेक्शन 124, वो सिर्फ इंसानी आचरण या ह्यूमन एजेंसी से हुए नुकसान को कवर करता है। हाँ, ये तो हमने डिस्कस किया। तो भविष्य में जब पूरी तरह से ऑटोनॉमस एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइनेंशियल ट्रेडिंग करेगा और अपने आप डिसीजन लेगा, जो कि आज के टाइम में हो भी रहा है। हाँ, और मान लीजिए उस एआई के वजह से कोई बहुत भारी फाइनेंशियल नुकसान हो जाता है, ओके। तो क्या उसे ह्यूमन कंडक्ट माना जाएगा? क्योंकि उसे चलाया तो एक मशीन ने है। ये एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल है। क्योंकि अगर वो ह्यूमन कंडक्ट नहीं है तो क्या वो एक्ट ऑफ गॉड या एक्सीडेंट माना जाएगा जहां इंडेमनिटी लागू ही नहीं होगी? ये बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। तो क्या हमारे 1872 के कानून को इस एआई के दौर में एक नए अपडेट की जरूरत है? मुझे लगता है कि लीगल सिस्टम को जल्द ही इस सवाल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज का ये डीप डाइव यहीं समाप्त करते हैं। ये सोचने के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सोचते रहिए।